सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण आपके जो प्रश्न रहने वाला है, जो बड़े वाले प्रश्न हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कक्षा 8 विषय जो सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा पेपर आपके 26 मार्च जो आज आपके होने वाला है 2 बजे का, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन कौन से रह सकते हैं, बड़े वाले और छोटे वाले, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो भारतीय संविधान की विशेषता हैं, तो यहाँ पर ये आपके उत्तर जो है प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी लिखित संविधान, यानी भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। फिर है संघीय संरचना। भारत एक संघीय देश है जिसमें केंद्र राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये बिंदु है, इस प्रकार से अच्छे से याद कर लीजिएगा। विशेषता है क्या है, लिखित संविधान, यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और फिर संघीय संरचना है, भारत एक संघीय देश है जिसमें केंद्र राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा बिंदु आप लिखेंगे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में सभी विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा, मौलिक अधिकार दे रखे। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर जो भारत है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करने का प्रावधान करता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान को समय समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि इसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार डाला जा सके। तो इस प्रकार से ये जो विशेषता है अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले। फिर यहाँ पर देख सकते हैं भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर स्पष्ट कीजिए या सस्पेक्स में बताइए, विस्तार से लिखिएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न रहने वाला है, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई भी राज्य धर्म नहीं है। संविधान सभी नागरिकों को समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और सरकार किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की जो क्रांति है, चैप्टर आपके 1 या 2 है 1857 की क्रांति, उसमें जो 1857 की क्रांति क्यों है, उसके क्या क्या कारण थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला आप लिखेंगे राजनीतिक कारण। बिंदु क्या लिखेंगे, राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, यानी भारतीय राजाओं को उनके अधिकारों से वंचित करना था। फिर नेक्स्ट था आर्थिक कारण। अंग्रेज द्वारा भारतीय कारीगरों और किसानों का शोषण, भारी कर प्रणाली। फिर सामाजिक कारण क्या था, भारतीय समाज में अंग्रेजों की जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियाँ। फिर लिखेंगे धार्मिक कारण, सैनिकों को कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह। फिर सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, वेतन में कटौती। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण थे। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये बड़े वाले प्रश्न है विद्यार्थियों, आपके जो 23 है, 24 है और 25 है, जो आपके चार चार अंक के रहने वाले अ और ब में आने वाले अथवा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, यानी असफल क्यों रही, उसके क्या क्या कारण थे। तो इसमें आप लिखेंगे नेतृत्व की कमी, क्रांतिकारियों के पास कोई संगठित नेतृत्व नहीं था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं योजना का अभाव, योजना का विद्रोह बिना किसी ठोस योजना के शुरू हो गया था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अत्याधुनिक हथियारों की कमी, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और युद्ध तकनीक थी। राजाओं का समर्थन नहीं मिलना, कई भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ थे जिससे विद्रोह कमज़ोर पड़ा। फिर एकता की कमी, यह विद्रोह पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला जिससे अंग्रेजों को इसे दबाने में आसानी हुई। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों 1857 की क्रांति के क्या परिणाम। तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे, जो बिंदु करेंगे ब्रिटिश शासन की नीतियों में बदलाव। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार ने भारत का सीधा प्रशासन संभाला। फिर भारतीय समाज में जागरूकता, इस विद्रोह से भारतीयों में राष्ट्रीयता स्वतंत्रता की भावना का प्रबल। सैनिक सुधार, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण में सुधार किए। राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए, रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों आपके जो 24 नंबर प्रश्न बनने वाला, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के ये प्रश्न बन सकता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य
तो यहाँ पर लिखेंगे गांव में सफाई और स्वच्छता बनाए रखना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, पेयजल और सड़क निर्माण की व्यवस्था करना, गांव में कृषि विकास और सिंचाई के लिए योजनाएं बनाना, विवादों का निपटारा करना, ग्रामीण जनता की समस्याओं को हल करना। ये इस प्रकार से जो ग्राम पंचायत के कार्य थे। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं पंचायत समिति के क्या कार्य थे। ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, यानी पंचायत राज की त्रिव्यवस्था क्या है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य थे, पंचायत समिति के क्या क्या कार्य थे, जिला परिषद के कार्य क्या थे और इनकी आय के क्या क्या स्रोत थे, साधन थे। इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकता है, अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पर पंचायत समिति गाँवों के विकास के लिए कार्य करती हैं। इसके मुख्य कार्य गाँव के लिए योजनाएं बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सेवाएं प्रदान करना, कृषि और सिंचाई के विकास के लिए योजनाएं बनाना, सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। इस प्रकार से ये कार्य थे, पंचायत समिति के कार्य थे विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज विस्तारवादी व्यवस्था क्या है। पंचायती राज विस्तारवादी व्यवस्था का तात्पर्य तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ व रबी फसलें से संबंधित जानकारी दीजिए। तो खरीफ और रबी फसल क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ फसलें यह वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती हैं। उदाहरण धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, इस प्रकार से। फिर रबी फसल, तो ये आपके 2 नंबर या 4 नंबर, 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। यदि सर्दियों में बोई जाती हैं तो यह सर्दियों में बोई जाती है। रबी फसलें विद्यार्थी सर्दियों में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। उदाहरण गेहूँ, जौ, सरसों। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के हैं, संसाधनों को 3 मुख्य प्रकार में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। 3 भूमि, प्राकृतिक में भूमि, जल, वन और खनिज, मानव संसाधन में श्रमिक, वैज्ञानिक, शिक्षक और मानव निर्मित संसाधन सड़कें, पुल और मशीनें। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न, खनिज कितने प्रकार के, ये भी प्रश्न बन सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों। तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जिसमें लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, जिप्सम और अब्रक। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट विद्यार्थियों आपके जो 17 नंबर प्रश्न रहेगा, राजस्थान के मानचित्र में इनमें से कोई 4 स्थान पर यानी 5 जिले बताए जाएंगे जो भी हैं, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों मैं बता देता हूँ कि राजस्थान का जो मानचित्र है, नक्शा है या मैप है, किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले आपको बीकानेर संभाग याद करना। कौन सा बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग ये, इसमें श्रीगंगानगर यहाँ होगा, हनुमानगढ़ यहाँ होगा, यहाँ पर बीकानेर होगा और यहाँ पर चूरू होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आप याद करेंगे, ये बीकानेर संभाग हो गया। फिर याद करेंगे आप जोधपुर संभाग, तो इसमें ये आपके जोधपुर हो गया, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जालौर, ये सिरोही। ठीक है विद्यार्थियों, 3 संभाग हो गए। फिर ये आपके उदयपुर संभाग है, तो यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, यहाँ पर डूंगरपुर, यहाँ पर बांसवाड़ा। फिर यहाँ पर प्रतापगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर विद्यार्थियों राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजसमंद। अच्छे से याद करना है। फिर यहाँ पर ये कोटा संभाग है, इसमें आप लिखेंगे कोटा, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर बूंदी, यहाँ पर लिखेंगे झालावाड़ और यहाँ पर बाना लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, फिर ये हो जाएगा भरतपुर संभाग, यहाँ पर भरतपुर होगा, यहाँ पर धौलपुर, यहाँ पर करौली, यहाँ पर सवाईमाधोपुर। इस प्रकार से आपको याद करना है। फिर यहाँ पर विद्यार्थियों ये जयपुर संभाग है, ये क्या जयपुर संभाग है, इसमें जयपुर आ जाएगा, इसमें आपके सीकर हो जाएगा, इसमें झुंझुनू हो जाएगा, इसमें दौसा हो जाएगा, इसमें अलवर हो जाएगा। अच्छे से याद की दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको मानचित्र करना। 100% आएगा ये आपके मानचित्र 4 अंक का। फिर नेक्स्ट और अंतिम है आपके अजमेर। अजमेर के ऊपर क्या है, अजमेर के ऊपर आपके नागौर है, नीचे यहाँ पर भीलवाड़ा है और यहाँ पर आपके टोंक है। क्या है, टोंक है। और यहाँ पर विद्यार्थियों ये पाली था, क्या था, यहाँ पर पाली था। अजमेर के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर के ऊपर ये, और फिर यहाँ पर टोंक है और भीलवाड़ा। इस प्रकार से आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न आपके बनेगा, नेक्स्ट है उद्योग अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। फिर सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता, फसल उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि ये प्रश्न बन सकता है आपके नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन कौन कौन से है। तो नवीनीकरण वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अतः पुनः
पूरित हो जाते हैं और ये असीमित होते हैं। और अनवीनीकरण संसाधन विद्यार्थियों आप क्या लिखें, अनवीनीकरण संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं और उनको वापस बनाना कई साल लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट विद्यार्थियों आपके जो प्रश्न बन सकता है, वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है, संवैधानिक उपचार, न्यायिक समीक्षा, फिर घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर राज्यसभा 1980 के दशक में जनहित याचिका। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये 25 नंबर प्रश्न भी इस प्रकार से भी बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, बूंदी दुर्ग नगरीय प्रशासन के कार्य, नीमच में विद्रोह का वर्णन, अपने शब्दों में टिप्पणी लिखी, ग्राम पंचायत और लोहागढ़ दुर्ग। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी भारतीय इतिहास का, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जेम्स मिल थे। कश्मीर में बकरियां पालने वाले आदिवासी समुदाय कौन सा था, तो बकरवाल था। कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को। वे 3 मुख्य कारक कौन से जिनमें जनसंख्या परिवर्तन होता है, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक रूप से आशय समुदाय की विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर ये अधिक, यहाँ पर राजनीतिक रूप से ताकतवर होने का एहसास, धनी होने का एहसास, अधिक शिक्षित होने का एहसास, शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। तो ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, मुक्त अनाज बांटती है, कारखाने खोलती है, कानून बनाती है। तो इसका उत्तर होगा कानून बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रकार से आपको करना है भूमि। नेक्स्ट देखिएगा, फिर यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शहरिया क्या है, जाति और जनजाति प्रमाण पत्र देना, उच्च पर्वत और विश्वविद्यालयों के प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं, वनोरोपण, भूमि उधार तथा अतिचारण पर रोक, शहरिया, ये सारे। तो ये भूमि संरक्षण है। क्या है, भूमि संरक्षण है। जाति और जनजाति प्रमाण पत्र देना। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जाति प्रमाण आरक्षण लाभ हो जाएगा। उच्च पर्वतों और विश्वविद्यालय वनों के क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं, आदिम जनजाति हो जाएगा। और शहरिया क्या हो जाएगा, कम जनसंख्या है। इस प्रकार से आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार 44 ग्रामीण घरों में बिजली पहुँच चुकी है। आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु दर को कम करना। इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।